स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 2 जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में लेटर ऑन देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मैंने बोला कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। आपने 11 साइंस में पढ़ा था इसको, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, चैप्टर नंबर 5 या 6, वर्क एंड एनर्जी वाला, खास करके 6 एक्चुअली में। 5th में तो लॉ ऑफ फोर्सेस थे। ओके, तो वर्क एनर्जी में हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी जब आई थी तब ही बात की थी हमने कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो when the external force does work in a taking the body from one point to another against the force like a spring force या तो फिर gravitational force, the work gets stored as a which energy? Potential energy of the body. And when the external force is removed, the body moves, gaining the which energy? Kinetic energy, and losing an equal amount of the potential energy. Just for example, this is a pen in a gravitational field. Yes or no? Okay. Now when I lift this pen with some external force, तो I have to work down on this pen. मुझे इस पेन पे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्यों? क्योंकि वो मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड लेके जा रहा हूँ। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ लग रहा था? नीचे, डाउनवर्ड साइड। मैं उसको कहाँ लेके जा रहा हूँ? अपवर्ड साइड। तो I have to work done on this object, and that work done is stored as a which energy? Potential energy. Which energy? Potential energy. Okay, and when I remove this force, that potential energy converts into kinetic energy. Let's see. देखो ये potential energy हुआ स्टोर, मैंने वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन आई रिमूव, नीचे की ओर मोशन कर रहा है, तो विच एनर्जी? इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा उतना उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस। वो तब जब एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर ले? इग्नोर कर ले। गॉट इट ना? The sum of the kinetic energy and potential energy remain constant, and forces of this kind are called conservative forces. इस kind के जो भी forces है उसको हम कौन से forces बोलेंगे? Conservative forces. For example, spring forces, gravitational force, electrostatic force, magnetic force, in short, all the field force, gravitational force, magnetic force, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, ये सारे के सारे जो फोर्सेस है वो सारे के सारे जो है हम कौन से फोर्सेस में लेते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस में। कौन से फोर्सेस में लेते हैं? बात समझ में आई? ओके, गुड। प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको सबसे पहले वही स्टार्ट करना है। मैग्नेटिक एंड स्प्रिंग पे उसके बारे में पढ़ा, वो तो लास्ट कॉन्सेप्ट था जो हम 11th में पढ़ के आए। बट हम यहाँ पे कौन से फील्ड को पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को। किसको पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हमें वही प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव। और उसके नेचर के अंदर कंजर्वेटिव है, और हमें डिफाइन भी करना है किस एनर्जी को? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लिसन केयरफुली एंड समझना अच्छे से। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स डज द वर्क इन टेकिंग द चार्ज, वहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करवाते थे। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से क्रिएट होता है? मास की वजह से। अब हम यहाँ पे किसको चेंज करवाएंगे या किसको पोजीशन चेंज करेंगे? चार्ज की। क्योंकि हम कौन से फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू another point against which force? Electrostatic force. The work gets stored as a which energy? जो वर्क है उसको एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा ऑफ द चार्ज। एंड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, जब हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने पेन पे एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई थी? तो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स रिमूव्ड ऑन अ चार्ज दैट मूव्स एंड गेनिंग द विच एनर्जी एंड लूजिंग इट्स इक्वल अमाउंट ऑफ विच एनर्जी। जस्ट लाइक हमने आगे एक्सप्लेन किया था वैसे चार्ज के लिए एक्सप्लेन किया। सेम टू सेम पैराग्राफ है, एज वेल एज सेम टू सेम सेंटेंसेस भी है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज thus conserved, and the hence electrostatic forces which in a nature
कंजर्वेटिव इन नेचर, वो भी वन टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है। खास करके कंजर्वेटिव फोर्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स 11th में देखे थे, तो हमने वहां पे देखा था कि द वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू, या द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। खास करके कंजर्वेटिव फोर्स का एक रिलेशन है कि वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंड्स है, डिस्प्लेसमेंट पे, कितना आपने डिस्प्लेसमेंट करवाया। जैसे कि इस पेन को मुझे ज्यादा डिस्प्लेस करवाना है तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। आया समझ में? एंड वर्क डन इज अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड नीचे था और मैंने अपोजिट डायरेक्शन में किया। दोनों के दोनों प्रिंसिपल्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी यूज हो रहे हैं। अब जितना चार्ज को दूर ले जाओगे उतना ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा, और वापस अगेंस्ट दी कहां ले जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाना है। बात समझ में आया? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन इन द डायरेक्शन। देखो अब ये तो हमने नॉर्मली एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा। सो द वर्क डन in the direction opposing the which field, electric field, in a bringing a unit positive charge with constant speed from infinite position to any point in an electric field is called static electric potential energy at that particular point. Okay, the work done in the direction opposing the which field, वर्क डन तो करना है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के विच डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इन द ब्रिंगिंग विच चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्योंकि अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, दैट इज द रॉन्ग, एनी पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? एनी, क्योंकि यूनिट हो जाएगा तो पोटेंशियल का डेफिनेशन हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा पोटेंशियल। तो यूनिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एनी पॉजिटिव चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड, ओके, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इंफिनिटी से मूव करके चार्ज को कहां पे लाना है, किसी भी एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके लिए जो भी वर्क डन आपको करना पड़ा, उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑलरेडी हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो क्या है, दोनों के दोनों, सबसे पहले सिमिलरिटीज, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस शॉर्ट में लिखा है, वैसे आप फुल फॉर्म में लिख सकते हो डिस्टेंस। आया समझ में? डिस्टेंस, गॉट इट ना? 2 मतलब नंबर तो अभी आप वेरी कर सकते हो, ये मतलब यहाँ पे नंबर स्किप हो गया है ना, वैसे 3 होगा फिर नीचे 4 होगा, बट एक नंबर स्किप हो गया है, तो हम इसको 2a बोल देते हैं, गॉट इट, फॉर सिंप्लिसिटी 2a। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सिमिलरिटीज में सबसे पहले बोथ दी फोर्स आर कंजर्वेटिव, बोथ दी फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, और दोनों में हमने देखा था F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो F इक्वल्स टू G m1 m2/r² और F इक्वल्स टू K q1 q2/r²। F प्रोपोर्शनल टू 1/r², inversely proportional to the square of distance. The basic difference between these two forces, this is the similarity. ये दोनों का क्या है? Similarity. Okay, now difference between the two forces is that the responsible physical quantity for the gravitational force is, and for the electrostatic force is charge. Electrostatic force के लिए responsible कौन है? Charge. Charge electrostatic force के लिए, और gravitational force के लिए कौन है? Mass. कौन है? Mass. Okay. Moreover, the proportionality constant देखा ना यहाँ पे, for the gravitational force is a gravitational universal gravitation constant, and for the electrostatic force that is the K. Okay, so moreover the proportionality constant for the gravitational force is G, that is universal gravitation constant, and electrostatic force कैपिटल K हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्मॉल k। पता है ना, कैपिटल K का मीनिंग अलग हो जाता है, स्मॉल या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। अभी स्मॉल k मतलब विच कांस्टेंट? कूलम्बियन कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट, गॉट इट ना? थर्ड क्वेश्चन, explain the electrostatic potential energy in an electric field due to the arrangement of electric charge.
तो हम कंसिडर करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो हमने पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू लिया है और जो पोजीशन है उसकी वो ओरिजिन पे है। कहाँ पे है? और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है। तो आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में अभी पढ़ के आए हम कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव के लिए। गॉट इट? सो इसका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन को मैं शो करता हूँ, वो ऐसे होगा। आया ना? ओके, नाउ वी वांट टू व्हाट? फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर दैट वी हैव टू मूव वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे कोई एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। वही हमारा डेफिनेशन था ना कंजर्वेटिव फोर्स में। सो वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू। फॉर दैट हमने यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज लिया, गॉट इट? एंड वो हम आर से कौन से पॉइंट पे मूव करवा रहे हैं? पी पॉइंट। अगेंस्ट द विच फोर्स? क्योंकि ए क्यू भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, दोनों के बीच में रिपल्सिव लगेगा, मतलब फोर्स ऐसे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऑपोजिट। आया समझ में? यानी कि हम अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स जा रहे हैं। एक कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूं तो रिपल्सन लग रहा है, अपने आप दूर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं उसको एक्सटर्नली पुश करके उसके नजदीक ले जाने का ट्राई कर रहा हूं। जस्ट लाइक जैसे ए पेन नीचे जाने का ट्राई कर रही है अपने आप, बट मैं उसको खींच के कहा लेके जा रहा हूं। तो मैंने जो भी वर्क डन किया उसके किसमें स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। वैसे मैं अगर इस क्यू को प्रेस करके कैपिटल क्यू के नजदीक ले जाऊंगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, तो जो भी वर्क डन करूंगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट ना? सो इट्स ड्यू टू द कैपिटल चार्ज क्यू एंड दिस विल हैपन इफ क्यू एंड स्मॉल क्यू आर लाइक चार्जेस। रिपल्सिव तभी होगा जब बोथ आर विथ चार्जेस लाइक। लेट टेक बोथ दी पॉजिटिव, जो हमारा जनरल एजम्पशंस होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज से स्टडी कर रहे हैं। गॉट इट ना? तो सपोज बोथ आर द पॉजिटिव। नाउ द टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल। मानो कि कैपिटल क्यू है, अगर ये स्मॉल क्यू है, मैं स्मॉल क्यू को नजदीक लेके जाता हूं तो कैपिटल क्यू भी चला जाएगा ना रिपल्सन की वजह से। बट हमें समझना है कि कैपिटल क्यू अपनी जगह से हिलना चाहिए, ऐसा हमने एजम्पशंस फर्स्ट चैप्टर में भी लिया था, याद आ रहा है? तो स्मॉल चार्ज क्यू ऐसा इतना स्मॉल है कैपिटल क्यू से कि स्मॉल चार्ज क्यू के मोशन का कैपिटल क्यू पे कोई इफेक्ट, जैसे कि हमें पता है कि पेन पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए पेन अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है। तो क्या पेन अपना ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती होगी? तो करता है। न्यूटन के थर्ड लॉ में हमने सीखा था कि एवरी एक्शन हैज अ सेम एंड ऑपोजिट। तो जितना फोर्स पेन पे अर्थ लगा रहा है उतना ही फोर्स पेन किस पे लगा रहा है? लेकिन मैं ऐसे पेन को खींच के ले जा रहा हूं तो उसके पीछे पीछे अर्थ खींच के नहीं आ रही है। आ रही है? नहीं तो मजा नहीं आता। लोग खींचाम खींच करते हैं, अमेरिका वाले ये बात, इस साइड पे इंडिया वाले तो मजा आ जाता ना। बट ऐसा है नहीं, सोचो तो सही, है ना? एग्जाम आता तो अमेरिका वाले हमारे स्टूडेंट्स वहां कांटेक्ट कर देते हैं, आज तू अर्थक्वेक लाना ना, खींचेंगे वो ऐसे तो अर्थक्वेक, तो एग्जाम कैंसिल, है ना? बट इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा होता नहीं है भाई। mass difference, it has a very negligible mass. Pen has a very negligible mass in comparison to earth. Likewise हम कैपिटल क्यू इतना बड़ा लेंगे कि उसके कंपेयर में जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो क्या है? निग्लेजिबल। इसलिए स्मॉल क्यू चार्ज का जो मोशन है उसका कैपिटल क्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई भाई? ओके, इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम आर पॉइंट टू विच पॉइंट, अभी हमने फिगर में देखा था ना, ऑपोजिट डायरेक्शन आर टू P, we apply an external force, that is F vector external, and repulsive force on Q, that is Fe vector. इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो Fe vector, कैपिटल E, और हम जो एक्सटर्नली वर्क करने के लिए लगा रहे हैं वो फोर्स F external। अब हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करना नहीं है, तो विथाउट एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स इज जीरो। दैट मीन्स कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना वो एग्जैक्टली रिपल्सन फोर्स के जितना होगा, एंड दैट मीन्स नो नेट फोर्स, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू विच फोर्स? ऑपोजिट मतलब माइनस,
इक्वल मतलब सामने सामने इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स मीन्स इट इज ब्रॉट विद द वेरी स्लो कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, एंड इट हैज अ नो एक्सेलरेशन। In this situation, work done by the external force is negative and the work done by the electric force and gets fully stored in the form of potential energy of charge Q. क्या बता रहा है कि work done by the external force is negative of work done by the electric force. Just for example, just for the simplicity, अगर आप वापस फिगर में जाते हो तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है, बल्कि हमें जाना है आर से पी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने 11th साइंस में पढ़ा था या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दोनों में से जो भी याद है, कुछ भी याद नहीं है तो ये याद रखो, है ना, वर्क डन इक्वल्स टू एफ वेक्टर इनटू डी वेक्टर। नाउ लिसन बेटा केयरफुली, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी एंड दैट्स व्हाई एफ डी कॉस थीटा। सो फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है, गॉट इट, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर ऑपोजिट। तो फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए cos 180 आएगा, क्या आएगा, और cos 180 होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, तो वर्क डन आपको मिलेगा कैसा, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला cos थीटा cos 180 होता है -1, कितना होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, ए ऐसे था और ए ऐसे था, गॉट इट। बट हम एफ एक्सटर्नल ऐसे लगा रहे हैं ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ एक्सटर्नल R2P और मोशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी R2P, बोथ आर इन विच डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और जब सेम डायरेक्शन होता है एफ एक्सटर्नल के अंदर तो एंगल क्या हो जाएगा cos 0 कितना होता है 1, तो वर्क डन इज, तो मतलब कि एक में वर्क डन नेगेटिव मिला, दूसरे में वर्क डन क्या मिला, तो यहां से सेंटेंस बन सकता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हम जो भी वर्क डन करेंगे वो इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है उसका क्या होगा नेगेटिव। बात समझ में आया ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा था ऑपोजिट, और उस टाइम पे जो भी वर्क डन हमने किया वो कौन से फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज की। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव ऑन रीचिंग द पी, हम आर से लेके कहां तक लेके गए पी तक, पी पे जाने के बाद एक्सटर्नल फोर्स हम छोड़ देते हैं तो वो क्यू वापस कहां पहुंच जाएगा आर पे, और उसने जो भी पोटेंशियल एनर्जी गेन की थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। सेंटेंस सेम ही है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम क्यू एंड द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट पी इज यूज्ड टू प्रोवाइड विच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी to the charge small q in a such a way that the sum of kinetic energy and potential energy is conserved। आया समझ में। नाउ हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन मूविंग द चार्ज q फ्रॉम r टू पॉइंट p। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना f वेक्टर डॉट d वेक्टर एंड f d cos थीटा, दिस इज फॉर द कांस्टेंट फोर्स, विच फोर्स, बट वही 11 साइंस में आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखा है कि वर्क डन थ्रू द वेरिएबल फोर्स इज एफ वेक्टर इनटू डी आर वेक्टर, ओके, मतलब कि फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पाथ चेंज होता जाता है। तो हमारे केस में भी ऐसा है, बड़ा सा कैपिटल चार्ज क्यू और दिस इज बस स्मॉल चार्ज क्यू, जैसे जैसे नजदीक जाएंगे रिपल्सन बढ़ेगा, आया ना, तो जैसे जैसे नजदीक जाएंगे हमें एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, तो फोर्स थ्रू आउट द पाथ क्या होगा, वेरी होगा। तो हमें ऐसे केस में वर्क डन करना है या वर्क डन फाउंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, गॉट इट ना। 11 साइंस से आ रहा है, लेकिन नहीं भी आ रहा है तो मैं सारे सेंटेंस ऐसे बोल रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग में स्टोर कर लो और समझ जाओ। तो जब वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, अब डी आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें आर से कहा जाना था पी तक, तो हम आर से लेके पी तक का इंटीग्रेशन करेंगे, गॉट इट, समझ में आया। ओके बेटा, अब एफ एक्सटर्नल हमारे हाथ में नहीं, हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम एफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो तो मेजर कर सकते हैं ना, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। और हमें इतना भी पता है कि एफ एक्सटर्नल अगर हम आर टू पी लगा रहे हैं तो एफ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पी से कहाँ लग रहा है आर, तो बोथ आर ऑपोजिट, यस और नो। तो मैंने अभी आगे थ्योरी में भी लिखा था, याद आ रहा है आपको, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस एफ ई वेक्टर,
तो इस एफ एक्सटर्नल की जगह पे एफ ही रख दिया, आगे क्या रख दिया, आया समझ में? तो दिस इज द वर्क डन, ये क्या हो गया हमारा वर्क डन. द वर्क डन is get stored as a potential energy of charge q. ओके, गॉट इट ना? तो चार्ज q मतलब कि वर्क डन की जगह पे हमें क्या क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी. और आज देखो, ए वर्क डन पॉजिटिव वाला लिया तो एफ एक्सटर्नल पॉजिटिव वाला. अगर आप नेगेटिव वाला ए लेना चाहते हो, बोथ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन क्या है, अलग अलग है. आया समझ में? इससे भी आगे हम जाना चाहते हैं तो आपको पता है एफ ई वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, फोर्स ड्यू टू द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने आपको ऐसा बताया था कि दो तरीके से फोर्स फाइंड कर सकते हैं. ओके, Q1 Q2 अपन R दिया हो तो Q1 Q2 एंड R दिया हो तो K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, एंड Q एंड E दिया हो तो QE से. मैंने आपको बताया है, आप समवेयर अगर लेक्चर रिवाइज करोगे तो आप फाइंड कर भी पाओगे कि सर ने डिस्कशन किया था. तो QE वेक्टर इंटू DR वेक्टर, तो ये तीनों फॉर्मूला इक्विवेलेंट है और तीनों के तीनों किसके लिए है, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी. बात समझ में आई? और देखो पोटेंशियल एनर्जी में Q आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको करेक्शन करवाया था, गलती से भी यूनिट मत लिख के आना पोटेंशियल एनर्जी में. क्या लिख के आना, एनी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि स्मॉल q वहां पे होना चाहिए. बोलो कोई डाउट बेटा? नहीं है ना? ओके देन आगे बढ़ते हैं. है कोई डाउट? कंफर्म? ओके. एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड गिव द नॉट वर्थी कमेंट्स ऑन इट. वापस हमें पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स कमेंट करने हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे. तो एट द एवरी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड a particle with the charge q possesses a certain electrostatic potential energy, and this work done increase its potential energy by amount equals to the potential energy difference between R and P point. ओके, सपोज मैं R2P जा रहा हूं तो R and P पॉइंट के, R से P पॉइंट पर जाने के लिए जो भी वर्क डन किया, उतना वर्क डन उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेन है टेबल से कुछ h1 हाइट पे है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh1 था. मैंने उसको वर्क डन करके h2 हाइट पे पहुंचा दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh2. पता है ना ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल एनर्जी mgh1 mgh2. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस पोटेंशियल एनर्जी, mgh2 माइनस mgh1, बराबर ना, आया ना? तो mgh2 माइनस h1, मैंने mg कॉमन निकाल लिया. तो ये देख रहे हो, mg मतलब कि फोर्स और h2 माइनस h1 मतलब डिस्प्लेसमेंट. दैट विल गिव यू. तो वट एवर वर्क डन आई हैव डन ऑन दिस पेन टू ट्रांसफर या टू डिसलोकेट फ्रॉम h1 हाइट टू h2 हाइट, एंड वो वर्क डन जो मैंने किया, इट इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, जो mgh1 से कितना हो गया, mgh2. आया समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या मिल रहा है, आपने जो वर्क डन किया वो. तो यहाँ पे सेम टू सेम बताया जा रहा है. मैं इसको इसीलिए आपके दिमाग में ला रहा हूं, एक तो आपको नीट और जी में काम आ जाए, क्योंकि वो उसमें 11 का पूछेंगे, तो ग्रेविटेशन क्लियर होता जाए. और दूसरा, अगर आपके माइंड में पहले से 11 का कुछ है तो उसके रेफरेंस में 12 याद रह जाए. दो मेरे पर्सपेक्टिव है ग्रेविटेशन को याद करवाने. बात समझ में आया? बाकी ग्रेविटेशंस की 12th में कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तो बोलता हूँ कि 11-12 तो पूरा बेसिक है, दिमाग से बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए, तभी आप कॉलेज में मार्क्स गेन कर पाओगे. बोर्ड की बात तो अलग रही, कॉलेज में कोई भी में जाओगे आप, चाहे आप बीएससी करो, पैरामेडिकल करो, एमबीबीएस करो, इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, ये सारा बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए. गॉट इट? समझ में आया? इसलिए तो 12th में पढ़ाते, नहीं तो सीधा कॉलेज में पढ़ा सकते थे ना. और डे बाय डे एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है. मुझे याद है कि जो मैं एमटेक में पढ़ रहा था, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में, मेरे साथ प्रोजेक्ट में कुछ कलीग्स काम कर रहे थे, वो बीटेक वाले कर रहे थे, तो मुझे उतना शर्मिंदी फील हो रहा था. बट उसमें मेरा या उनका कोई फॉल्ट नहीं था, टाइम का फॉल्ट था. जैसे टाइम जा रहा है चीज़ें अपग्रेड हो रही. जो मैं मास्टर्स में पढ़ रहा था 2015 में, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के कोर्स में, तब वो मेरे साथ 2015 में जो लोग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे थे वो सेम काम कर रहे थे जो मैं मास्टर में काम कर रहा था. तो जब वो मास्टर्स में जाएंगे तो कौन से लेवल का काम करेंगे, सोचो.
है ना। तो डे बाय डे जो है वो कॉम्पिटिशन्स बढ़ रही है, लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड कर लेना है। ओके गुड। सो ये हो गया R2P। क्या हो गया बेटा? R2P। पॉजिटिव चार्ज Q को हम ट्रांसफर करें, सेम टू सेम आपका फिगर है जो हमने आगे के क्वेश्चन में देखा था। तो हमने आगे पोटेंशियल एनर्जी करके बात की थी। अब हम क्लियरली क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम P पॉइंट, R पॉइंट एंड कौन सा पॉइंट है? P। एक बात फिक्स है कि जितना दूर होते उतना पोटेंशियल एनर्जी कम, जितना नजदीक जाएंगे उतना वर्क डन उसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? पी आर की। पी की किसकी है? पी की बराबर ग्रेविटेशनल फील्ड में थोड़ा उल्टा होता है, H1 फिर H2, जितना दूर जाते उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं MgH फॉर्मूला में, इसीलिए। तो वो रेफरेंस कौन सा सिलेक्ट करना है, सरफेस या इन्फिनिटी? दैट डिपेंड्स ऑन योर नीड। हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के लिए सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, और जैसे सरफेस से हाइट बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। बट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे प्लैनेट्स वगैरह की है, तो इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, जैसे नजदीक आता है वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो दैट अकॉर्डिंग टू अवर नीड। क्यों? क्योंकि लिसन केयरफुली, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट रिक्वायर्ड इन द फिजिक्स। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, दैट डज नॉट रिक्वायर। द रिक्वायरमेंट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या चाहिए हमें? और इसीलिए आप किसी भी एक को रेफरेंस ले सकते हो, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस बना दिया था, और चेंज इन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हमने मेजर किया था, उसमें हाइड्रोजन हमने रेफरेंस मान लिया था। लाइकवाइज यहाँ पे हम कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंफिनिटी पे जीरो है, जैसे 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 आगे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज। तो पी का ज्यादा है और आर का क्या है? कम। तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में से कम पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज, अगर हमने ऑलरेडी आगे लिया हुआ है तो ए लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां से लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल्स टू यूपी माइनस, एंड दैट इज नथिंग बट वर्क डन टू गोज फ्रॉम आर टू विच पॉइंट? पी पॉइंट। आया समझ में? WRP। नाउ therefore we can define electric potential energy as the difference between the 2 points as the work required to be done by an external force in moving, move तो करना है लेकिन without acceleration of charge small q from one point to another point for electric field of any arbitrary charge configuration। वही डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा है। आप वही लिख लोगे तो भी चलेगा, ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सिखाया था आपको, ये लिख लो तो भी चलेगा। वर्क डन इन द डायरेक्शन opposing the electric field bringing any positive charge with constant speed from infinite position to, okay, अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। इनफाइनाइट की जगह पे क्या लिखेंगे? R2P, या वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, ऐसा लिख लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या लिख लेंगे? डिफरेंस। तो हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं ना बेटा, दैट्स व्हाई हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोल रहे हैं। जब हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा दूसरा रेफरेंस कौन सा होगा? इंफिनिटी। कौन सा होता? इसलिए यहाँ पे इंफिनिटी टू पॉइंट, देन पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। बात समझ रहे हो? यही डेफिनेशन को लिखना है, इंफिनिटी टू पॉइंट मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। बट मैं लिखूं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। डेफिनेशन में इतना ही चेंज करना है। आया समझ में? ए वर्ड में लिख लो यही पैटर्न में तो भी चलेगा, और ये लिखा है वो भी सिमिलर मीनिंग है, उसमें कोई गलत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे लास्ट में लिखा जाता कि दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहाँ पे पहले लिख लिया। इज नथिंग बट अल्टीमेटली वो क्या है? वर्क डन बाय विच फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स मूविंग, वहां पे था विथ कांस्टेंट स्पीड, ऐसा था ना। तो कांस्टेंट स्पीड का सीधा मतलब क्या है? विथआउट एक्सीलरेटिंग, मूविंग द चार्ज क्यू फ्रॉम, वहां पे था इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, था कि नहीं? तो मैंने क्या बताया था उसको? वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही, लेकिन किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? तो किसी एक चूजन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का। आया समझ में? यस और नो? तो क्या पूछा गया है उसको अच्छे से समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट पूछा गया है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पूछा गया है?
डिफरेंस पूछा गया है तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट पूछा गया तो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बात समझ में आया ना? क्या कंक्लूजन है, क्या चीजें हैं, हमें क्या कमेंट्स यहाँ पे याद रखने हैं? तो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन डिपेंड्स ओनली ऑन विच पोजीशन। ओके, जैसे आपने देखा कि भाई डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू आर पी, दिस डब्ल्यू आर पी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम आर पॉइंट टू पी पॉइंट। अभी देखा था ना हमने आगे के थ्योरी में। तो आर एंड पी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड रहता है, बाद में कहाँ से गया है ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड रहता नहीं है। आर टू पी जाने के काफी रास्ते हो सकते हैं, आर से पी एक सीधा भी जा सकते हैं, कोई ऐसे मुड़ के भी जा सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे ऐसे करके भी जा सकता है, बट फाइनली इनिशियल पोजीशन कौन सा रहेगा, फाइनल पोजीशन क्या रहेगा? और आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब एकदम मिनिमम डिस्टेंस से मिलता है आर एंड पी के बीच का, चाहे कोई भी पाथ ट्रैवल करो। पता है ना, आप चाहे कोई भी पाथ ट्रैवल करो, इनिशियली आर है और पी है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आर एंड पी के वेक्टर्स के बीच का ही रहेगा। तो इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, पाथ पे डिपेंडेबल नहीं है, सिर्फ स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन, स्टेट पे डिपेंड है। फाइनल पोजीशन कौन सी थी, इनिशियल पोजीशन कौन सी थी? तो राइट हैंड साइड इज डिपेंड्स ओनली विच वन, initial and final position of the charge. It means that work done by the electrostatic field in moving the charge from one point to another depends on the initial and final points and independent of path taken to go from one point to another point. And this is the fundamental characteristics of which forces? An electrostatic force is conservative force, and that's why it will obey the law of conservative force. Number 2, comment number 2, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट सिग्निफिकेंट। अभी बताया था मैंने, कोई एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज सिग्निफिकेंट। ओके, जब हम किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं तब भी हम डिफरेंस ही डिफाइन कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम कौन सा मानते हैं, इंफिनिटी मानते हैं। एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब है नहीं। ओके, the potential energy difference UP minus UR equals to delta U between, मतलब potential energy difference between R and P। एक्चुअली में वैसे ये गलत है, potential energy difference delta U equals to UP minus UR, यहाँ पे आना चाहिए WRP। पता है ना, potential energy difference is nothing but work done to move the charge from R point to P point. If the potential energy is zero at which point, infinity, and adding an arbitrary constant alpha to potential energy at every point, तो ये जो यूपी माइनस यू आर था ना, उसमें मैंने यूपी में भी अल्फा ऐड कर लिया, यू आर में भी क्या ऐड कर लिया, अल्फा। गॉट इट ना? तो वो फाइनली वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो यूपी प्लस अल्फा, ये जीरो की जगह पे एक्चुअली में यू आर आएगा, यू आर और ये प्लस माइनस माइनस अल्फा, तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, आया ना? तो ये फाइनली यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधा लिखना है डेल्टा यू इक्वल्स टू यूपी प्लस अल्फा माइनस यू आर प्लस अल्फा, यूपी प्लस अल्फा माइनस यू आर माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कट तो यूपी माइनस यू आर, तो डेल्टा यू एज इट इज यूपी माइनस यू आर रहा, जो अल्फा के बिना भी वही रहने वाला था। आया ना? तो हम किसी कांस्टेंट को अगर हम ऐड भी कर ले तो भी वो कांस्टेंट डिफरेंस में क्या हो जाने वाला है, कट हो जाने वाला है। एंड दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि वी कैन टेक एनी रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब हम डिफरेंस लेने जाएंगे तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो द वर्क डन इन द ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम आर पॉइंट टू पी पॉइंट एट इंफिनिटी डिस्टेंस। ओके, अब हम आर पॉइंट टू पी पॉइंट के लिए वर्क डन लिख रहे थे ना, जो डब्ल्यू आर पी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, डेल्टा यू बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, डेल्टा यू। अब उसी चीज को ध्यान देना, डब्ल्यू आर पी इक्वल्स टू डेल्टा यू, और उसको आपने बोला था यूपी माइनस यू आर। ओके, अब आरपी की जगह पे, मतलब डब्ल्यू आरपी की जगह पे, अब मान लो कि इंफिनिटी से पॉइंट पी पे आते हैं, आर से पी की जगह पे जाने की जगह पे आप कहां से, इंफिनिटी से पी पे आते हैं, तो वापस आपको यूपी माइनस यू इंफिनिटी लिखना पड़ेगा, यू आर की जगह पे, आर की जगह पे क्या पुट कर लिया, इंफिनिटी। और आपको पता है इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, एंड देयरफॉर दिस डब्ल्यू इंफिनिटी पी इज यूपी। आया? आरपी है तो डेल्टा यू ही है, बट जब इंफिनिटी पी है, अगर आप इंफिनिटी से चार्ज को पॉइंट पी पे लेके जाते हो
तो उस वक्त पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। किस पे पोटेंशियल एनर्जी मिलती है? पॉइंट पे। बात समझ में आया ना? तो यहां से आपकी डेफिनेशन वो पॉइंट वाली जो आगे बताई थी मैंने क्वेश्चन 2 में वो आएगी। सिंस अबव इक्वेशन प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट। क्या डेफिनेशन है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट पॉइंट is nothing but, again potential energy is nothing but work done by external force. This external force is, देखो अब external force with constant speed या moving the charge cube with constant speed ऐसा लिख सकते हो, या moving the charge cube without acceleration ऐसा लिख सकते हो, या तो सीधा बोल दो कि external force है वो किसके इक्वल्स टू एंड ऑपोजिट है। इसका मतलब सीधा ऐसा हुआ कि नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो 3 वर्ड्स अलग अलग क्वेश्चंस में यूज किए गए, सबका मीनिंग क्या हो जाता है? सेम। इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यूब फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अगर आप इंफिनिटी टू पॉइंट लिख रहे हो तो पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। आप 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट लिख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा। आया समझ में? गॉट इट ना? आया ना? ओके। फिफ्थ वन, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट M1 L2 T-2, और यूनिट भी होगा जूल और न्यूटन मीटर। जो यूनिट आपका नॉर्मल एनर्जी का होता है वही यूनिट आपका किसका हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का। बात क्लियर हुई? तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग का एक फंडामेंटल चीज मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं नेक्स्ट कल के लेक्चर में पोटेंशियल डिफाइन करना स्टार्ट करूंगा, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी में आपने जहां पे एनी चार्ज वर्ड यूज किया है वहां पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्ड यूज कर दीजिए तो वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट ना? ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी है, ये तो फटाफट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बीच में क्वेश्चन आ रहा है बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर का बिहेवियर कैसा है, नॉन कंडक्टर का कैसा है, इसको संभल के रेडी कर लेना है। उसके बाद एकदम इजी टॉपिक आ रहा है कैपेसिटर, उसके 2 कनेक्शंस पैरेलल एंड सीरीज। बात खत्म, चैप्टर फटाफट खत्म हो जाएगा, इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला नहीं है। और थर्ड चैप्टर फिर हम आ जाएंगे। गॉट इट? बट इतना परफेक्ट कर लेना है, कल आपको इसका टेस्ट भी देना है। वैसे रुको, टेस्ट के बाद में कर रहा हूं।